ये कहानी शुरू होती है 1960 से अफगानिस्तान के एक खूबसूरत शहर हैरत से। हैरत में एक बिजनेसमैन था जिसका नाम जलील था। जलील की 3 वाइफ्स थी जिनसे उसे 9 बच्चे थे। साथ ही जलील के घर एक मेड भी थी। एक रात जलील अपनी मेड के साथ सो जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे ही ये बात उसकी वाइफ्स को पता चलती है, वो उस मेड को घर से बाहर निकाल देती है। जलील मेड से शादी नहीं करता। हैरत शहर से बाहर एक पहाड़ी पे गुलदमन नाम का गांव था। जलील उस मेड को गुलदमन में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर दे देता है और उसी झोपड़ी में पैदा होती है उसकी इलेजिटिमेट बास्टर्ड डॉटर मरियम। मरियम अपनी माँ को नैना कहती थी। नैना हमेशा ही गुस्से में रहती थी। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे जलील पर आता था, जिसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था और फिर उसके साथ शादी भी नहीं की थी। नैना को एपिलेप्सी थी, यानी कि उसे मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा परेशान रहती थी। नैना को दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं था और यही बात वो मरियम को भी सिखाया करती थी। वो मरियम से कहा करती थी कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे सिवा और कोई नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम हो और तुम्हारी जिंदगी में मैं हूँ। मुझे छोड़ के कभी मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगी। लेकिन मरियम को लगता था कि उसकी जिंदगी में उसके फादर जलील भी तो हैं। जलील हर थर्सडे को मरियम से मिलने आता था और उसके लिए खिलौने और मिठाई भी लाता था। हर थर्सडे को मरियम तैयार होके बस जलील का ही इंतजार किया करती थी। पूरे हफ्ते में बस यही एक दिन उसके लिए सबसे अच्छा दिन हुआ करता था। जलील मरियम को कहानियां सुनाता और देश विदेश की बहुत सारी बातें बताता। जलील बताया करता था कि हैरत में उसका सिनेमा हॉल भी है जहां पर मूवीज दिखाई जाती है। ये सारी बातें सुनकर मरियम सरप्राइज हो जाती थी। मरियम इस पहाड़ी से नीचे कभी नहीं उतरी थी, यहाँ तक कि वो अपने गांव गुलदमन से भी कभी बाहर नहीं निकली थी। वो बस यहीं से नीचे के हैरत शहर को देखा करती थी। वो स्कूल भी नहीं जाती थी। उनकी झोपड़ी के पास एक मुल्ला फैजुल्ला रहते थे, जो उसको उर्दू और कुरान पढ़ाया करते थे। उन्होंने मरियम को उसका नाम लिखना भी सिखाया था। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं और 1974 साल आ जाता है। उसके 15th बर्थडे से पहले वाले थर्सडे को जब जलील मरियम से मिलने आया तो उसने पूछा कि तुम्हें अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए। उस टाइम जलील के एक सिनेमा हॉल में पिनोकियो मूवी दिखाई जा रही थी। मरियम कहती है, मुझे आपके सिनेमा हॉल में पिनोकियो मूवी देखनी है। मुझे आपका घर देखना है और अपने दूसरे भाई बहनों से भी मिलना है। पहले तो जलील ने मना कर दिया और नैना भी उसे डांटने लगी कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मरियम के जिद करने पर जलील ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुमको लेने आ जाऊंगा और फिर हम मूवी देखने जाएंगे। लेकिन जलील मरियम को अपने साथ हैरत नहीं ले जाना चाहता था। हैरत में जलील की बहुत इज्जत थी, सब उसे जानते थे और जलील को इस बात का डर था कि लोग क्या कहेंगे जब वो उसे उसकी बास्टर्ड डॉटर, उसकी हरामी बेटी के साथ देखेंगे। अपने बर्थडे के दिन मरियम सुबह जल्दी तैयार होकर जलील का इंतजार करने लगी। लेकिन जब काफी देर के बाद भी जलील नहीं आया तो मरियम धीरे धीरे खुद ही पहाड़ी से नीचे उतरकर हैरत शहर की तरफ जाने लगी। नैना ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा क्योंकि वो झोपड़ी में थी। हैरत पहुंचकर मरियम ने सड़क पर चलते हुए लोगों से जलील के घर का पता मांगा और वहां पर चली गई। उसने देखा कि जलील का घर बहुत बड़ा है। घर के बाहर बड़ा गार्डन भी है। मरियम गार्डन में खड़ी थी कि जलील का ड्राइवर आया और मरियम से बोला कि जलील साहब अभी बिजनेस के काम से बाहर गए हुए हैं और पता नहीं कब तक लौटेंगे। मैं तुम्हें कार से तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन मरियम ड्राइवर को मना कर देती है। वो शाम तक गार्डन में बैठकर जलील का इंतजार करती है। वो घर पर खिड़की की तरफ देखती है तो उसे जलील दिखता है, जो खिड़की का पर्दा हटाकर उसे देख रहा होता है। उस टाइम मरियम को नैना की बातें याद आने लगती हैं, जो कहती थी कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे सिवा और कोई नहीं है। वो सोचती है कि नैना सच कहा करती है। वो मुझे बहुत डांटती है, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक वो ही है जो मुझसे प्यार करती है। इसलिए वो ड्राइवर से कहती है कि उसे उसके घर पर छोड़ आओ। जैसे ही मरियम अपनी झोपड़ी के पास आकर कार से नीचे उतरती है तो उसे नैना दिखती है, जिसने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। नैना के चले जाने के बाद जलील मरियम को अपने घर हैरत में ले आता है। वो उसे रहने के लिए एक कमरा देता है। मरियम देखती है कि जलील इस घर में अपनी 3 वाइफ्स और 9 बच्चों के साथ कितने अच्छे से रहता है। वो कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं और कितना अच्छा खाना खाते हैं। मरियम का ये कमरा भी काफ़ी बड़ा था और इसमें बेड भी था।
मरियम से मिलने उसकी एक बहन निलोफर भी आती है जो 8 साल की थी। कुछ दिन बाद जलील की सबसे बड़ी वाइफ मरियम के कमरे में आती है और उसे कहती है कि तुम नीचे आ जाओ और सबके साथ खाना खाओ। मरियम बहुत खुश होती है कि वो लोग उसे फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं। डिनर टेबल पे जलील के और बच्चे नहीं बैठे हुए थे। वहां पर बस जलील और उसकी 3 वाइफ्स ही थी। वो मरियम से कहती हैं कि उन्होंने उसके लिए एक हस्बैंड ढूंढा है जो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसका शूज़ बनाने का काम है और वो काबुल में रहता है। कल ही तुम्हारी शादी है और फिर तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ काबुल भेज दिया जाएगा। मरियम अभी सिर्फ 15 साल की ही थी। वो बहुत डर जाती है कि जिसे उसने आज तक देखा भी नहीं है उससे उसकी शादी हो रही है और उसे रहने के लिए एक नए शहर भेज दिया जाएगा। वो रोते रोते जलील से कहती है कि उसकी ये शादी मत करवाइए, लेकिन जैसा जलील की वाइफ्स ने उसको समझाया होता है वो मरियम की तरफ देखता तक नहीं है। ऐसा नहीं था कि जलील मरियम से प्यार नहीं करता था, वो उससे प्यार तो करता था, लेकिन अपनी वाइफ्स के प्रेशर में आके वो ये शादी रुकवाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। नेक्स्ट डे मरियम का होने वाला हस्बैंड जलील के घर आ जाता है। उसका नाम राशिद था। उसका मोटा सा पेट था और उसकी उम्र 40 साल से भी ज्यादा थी। राशिद की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था, लेकिन झील में नहाते हुए उसका बेटा डूबकर मर गया था और कुछ टाइम बाद उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। जलील मुल्ला जी को बुलाता है जो निकाह पढ़ लेते हैं। इस निकाह के लिए मरियम से जबरदस्ती हाँ बुलवाया जाता है। मरियम की विदाई के टाइम जलील और मरियम दोनों ही रोने लगते हैं। बस स्टैंड पर जलील मरियम और राशिद को छोड़ने जाता है। जलील मरियम से कहता है कि वो उससे काबुल में मिलने आएगा, लेकिन मरियम उसे काबुल आने से मना कर देती है और कहती है कि वो उसका चेहरा जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहती। मरियम काबुल शहर में खुद को एडजस्ट कर लेती है। राशिद सुबह अपनी दुकान के लिए निकल जाता था और शाम को ही घर लौटता। मरियम घर में साफ सफाई करती और खाना बनाती। छुट्टी के दिन राशिद मरियम को घुमाने भी ले जाता। मरियम को वहां रहना अच्छा लगने लगा था। राशिद बहुत पुराने ख्यालातों वाला आदमी था। वो कहता था कि औरतों को अकेले ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और हिजाब डालकर अपना चेहरा भी छुपाकर रखना चाहिए। कुछ टाइम बाद मरियम प्रेग्नेंट हो जाती है। राशिद उसका ख्याल रखता है और उसे डॉक्टर के पास भी लेके जाता है। उन दिनों राशिद बहुत खुश रहने लगा था। वो चाहता था कि उसको बेटा हो। उसने अपने होने वाले बच्चे के लिए लड़कों वाले कपड़े भी ले लिए थे, लेकिन मरियम को मिसकैरिएज हो जाता है। साल 1978 में मरियम और राशिद की शादी को 4 साल हो जाते हैं, लेकिन इस बीच मरियम को 6 मिसकैरिएजेस हो जाते हैं। राशिद मरियम से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अब वो उससे ज्यादा बात नहीं करता था और अगर करता भी था तो हमेशा चिल्ला कर करता था। अप्रैल 1978 में अफगानिस्तान के कम्युनिस्ट लीडर मीर अकबर खैबर का मर्डर कर दिया जाता है। उसी टाइम एयरफोर्स कर्नल अब्दुल कादिर रेडियो पे डिक्लेयर करता है कि उन्होंने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है। वो काबुल के आसपास के कुछ इलाकों में बॉम्ब भी गिराते हैं। अब राशिद और मरियम का रिलेशनशिप भी पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया था। राशिद अब मरियम के ऊपर हाथ भी उठाने लगा था। एक दिन मरियम ने जो चावल बनाए थे वो राशिद को बहुत सख्त लगे। राशिद बाहर गया और मिट्टी में से कुछ छोटे छोटे पत्थर उठाकर लाया। उसने वो पत्थर जबरदस्ती मरियम के मुंह में डाल दिए और उसे चबाने को कहा। मरियम के पूरे मुंह में खून खून हो गया और उसके 2 दांत भी टूट गए। हमारी स्टोरी आगे फॉरवर्ड होती है ईयर 1987 में। मरियम और राशिद के घर के पास ही एक लैला नाम की 9 साल की लड़की रहती है। लैला के फादर का नाम हाकिम है और उसकी मदर का नाम फरीबा है। हाकिम ब्रेड फैक्ट्री में काम करता है और फरीबा हमेशा ही डिप्रेशन में रहती है क्योंकि उसके दोनों बेटे 7 साल पहले वॉर में चले गए थे। फरीबा ना तो कुछ घर का काम करती है और ना ही लैला पे भी कोई ध्यान देती है। एक दिन सुबह जब लैला स्कूल जा रही होती है तो उसे मरियम और राशिद के घर के आगे एक ब्लू कलर की मर्सिडीज कार खड़ी दिखती है। इस कार पे हैरत शहर की लाइसेंस प्लेट होती है और कार में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। लैला के पड़ोस में एक तारिक नाम का लड़का रहता था जिसकी एज 11 साल थी। लैला और तारिक बहुत अच्छे दोस्त थे। 9 साल पहले अफगानिस्तान में हुए एक बम ब्लास्ट में वो घायल हो गया था और उसकी एक टांग काटनी पड़ गई थी, लेकिन एक पैर ना होने के बावजूद भी वो हमेशा लैला को प्रोटेक्ट करता था। अगर कोई लैला को परेशान करता था तो वो उसे पीट दिया करता था।
एक दिन लैला के घर एक आदमी आता है। वो हाकिम से कहता है कि उसके दोनों बेटे जंग में शहीद हो गए हैं। ये सुनकर फरीबा का डिप्रेशन और भी बढ़ जाता है। अगले दिन वो दोनों लड़कों की फ्यूनरल की प्रिपरेशंस करते हैं। फ्यूनरल में उनके घर के आसपास के लोग भी आते हैं, जिनमें मरियम भी थी। लेकिन लैला के दोनों भाइयों की डेथ के बाद लैला पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसने उन्हें सिर्फ फोटोज में ही देखा था। उसकी लाइफ में उसके लिए सब कुछ तारीख ही था। फ्यूनरल के बाद फरीबा की हालत और खराब हो जाती है। वो ना तो कुछ खाती थी और ना ही अपने रूम से बाहर निकलती थी। वो बोलती थी कि वो बस एक ही दिन के लिए जिंदा है, और वो दिन है जब सोवियत्स अफगानिस्तान को छोड़कर चले जाएंगे। उस दिन लैला को लगता है कि फरीबा उसे इतना प्यार नहीं करती कि वो उसके लिए जिंदा रहे। एक दिन हाकिम लैला और तारिक को बामियान वैली में बुद्धा के स्टोन स्कल्पचर्स दिखाने ले जाता है। हाकिम बोलता है कि ये उसकी अफगानिस्तान में फेवरेट प्लेस है और ये यहाँ की रिच हिस्ट्री को शो करती है। हाकिम लैला से कहता है कि अफगानिस्तान में बढ़ती वायलेंस की वजह से वो अमेरिका चले जाना चाहता है, लेकिन फरीबा अफगानिस्तान छोड़कर कभी नहीं जाएगी, जिसकी आज़ादी के लिए उसके दोनों बेटे शहीद हो गए। इसके 6 महीने बाद सोवियत्स एक पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं और अफगानिस्तान को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन तब भी फरीबा ये विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं करती। वो कहती है कि वो तब तक सेलिब्रेट नहीं करेगी जब तक मुजाहिदीन अफगानिस्तान से बाहर नहीं चले जाते। ईयर 1992 में मुजाहिदीन लीडर नजीबुल्लाह की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिर जाती है। ये देखकर फरीबा बहुत खुश होती है और फाइनली अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाती है। लैला अब 14 साल की हो गई थी और तारिक 16 साल का। ये दोनों बड़े हो गए थे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। एक दिन लैला और तारिक ने एक दूसरे को किस भी किया। फरीबा लैला से पूछती है कि उसके और तारिक के बीच क्या रिश्ता है। फरीबा लैला को केयरफुल रहने को भी कहती है, ऐसा बोल के कि उनके पड़ोसी बातें करते हैं कि लैला और तारिक के बीच कुछ चल रहा है। इसके कुछ दिन बाद मुजाहिदीन के बीच एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है और फरीबा फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन ये लड़ाई पहले वाली लड़ाई से ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि इस लड़ाई में अब काबुल पर बॉम्ब भी गिराए जा रहे थे। इन बॉम्ब्स के गिरने की वजह से हर दिन कई सिविलियंस मारे जा रहे थे। तारिक के फादर की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, इसलिए वो अफगानिस्तान छोड़कर पेशावर पाकिस्तान जाने का प्लान बनाते हैं। जाने से एक दिन पहले तारिक लैला को ये न्यूज़ देने उसके घर आता है। उस टाइम हाकिम फरीबा को लेकर डॉक्टर के पास गया हुआ था। लैला घर में अकेली थी। जब तारिक कहता है कि वो कल पाकिस्तान जा रहा है, तो लैला रोने लगती है और उसे जाने से रोकती है। तारिक लैला से कहता है कि वो आज ही शादी कर सकते हैं ताकि कल वो साथ में पेशावर जा सकें। लेकिन लैला को अपने फादर के साथ अफगानिस्तान में ही रुकना था, इसलिए वो शादी के लिए मना कर देती है। तारिक कहता है कि उसे जब भी पहला मौका मिलेगा वो वापस लैला के पास ज़रूर आएगा। वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर वो सेक्स भी करते हैं। नेक्स्ट डे तारिक अपनी फैमिली के साथ पेशावर चले जाता है। अब काबुल पर बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स गिरने लगे थे, इसलिए तारिक के पेशावर जाने के 17 दिन बाद हाकिम और फरीबा भी ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें भी पेशावर चले जाना चाहिए। ये सुनकर लैला बहुत खुश होती है कि वो पेशावर में तारिक से मिल सकती है। हाकिम और फरीबा घर का सामान बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सारा सामान पाकिस्तान नहीं ले जा सकते थे। हाकिम अपनी बुक्स देखने लग जाता है और एक बुक में से कुछ लाइन लैला को पढ़कर सुनाता है। One could not count the moons that shimmer on her roofs, or the 1,000 splendid suns that hide behind her walls. सामान पैक करके लैला एक बॉक्स बाहर रखने आती है। हाकिम और फरीबा घर के अंदर ही थे। तभी एक बॉम्ब उनके घर पर गिरता है, जिसमें उन दोनों की डेथ हो जाती है और लैला बुरी तरह घायल हो जाती है। जब लैला को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो मरियम और राशिद के घर पर है। लैला की रिकवरी बहुत स्लो होती है, लेकिन मरियम उसकी अच्छे से देखरेख करती है। कुछ दिन बाद अब्दुल शरीफ नाम का एक आदमी राशिद के घर आता है और कहता है कि उसे लैला से मिलना है। उस टाइम राशिद घर पर नहीं था। अब्दुल शरीफ लैला से कहता है कि उसकी काबुल और पेशावर में कपड़ों की दुकानें हैं। कुछ टाइम पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके साइड वाले बेड पे तारिक भी था। तारिक जब बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तब वो क्रॉस फायर में घायल हो गया था और कुछ दिन बाद उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। अब्दुल शरीफ आगे कहता है कि तारिक ने उसे कहा है कि मैंने लैला से वापस आने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब मैं ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगा
और आप लैला को ढूंढकर उसे ये मैसेज दे दें। तारिक की डेथ की न्यूज़ पाकर लैला अंदर से टूट जाती है। एक दिन डिनर टेबल पर राशिद लैला से बहुत अच्छे से बात करता है। मरियम समझ जाती है कि राशिद लैला से शादी करना चाहता है। डिनर के बाद मरियम राशिद को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन राशिद कहता है कि ये लैला की भलाई के लिए ही है, क्योंकि बिना शादी के वो इस घर में नहीं रह सकती और अगर वो बाहर गई तो कोई उसको किडनैप कर लेगा, उसका रेप कर देगा और उसे मार डालेगा। मरियम लैला के पास जाकर बोलती है कि राशिद कह रहा है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे राशिद के साथ शादी करनी होगी। लैला उसी टाइम राशिद का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। पहले तो लैला जितना जल्दी हो सके काबुल को छोड़कर चले जाना चाहती थी, लेकिन वो राशिद से शादी करने के लिए इसलिए रेडी हो जाती है क्योंकि वो तारिक के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। उसे पता था कि वो अकेले इस बच्चे को नहीं पाल सकेगी, इसलिए वो चाहती थी कि जल्दी से उसकी और राशिद की शादी हो जाए और वो दोनों मैरिज कॉन्जुमेट करें ताकि राशिद को लगे कि ये बेबी उसी का है। कुछ दिन बाद लैला राशिद को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। राशिद खुश होता है और लैला के सामने ही मरियम का मजाक भी उड़ाता है, ये कहते हुए कि ये बास्टर्ड कभी मां नहीं बन सकती। लैला को उसके बचपन की याद आती है जब कुछ लोग बातें कर रहे थे कि राशिद का बेटा झील में डूबकर मर गया था। राशिद ने उस टाइम दारू पी हुई थी, जो गलत था क्योंकि उस टाइम उसे अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए था। मरियम को अच्छा नहीं लगता था कि राशिद ने लैला से शादी कर ली है, इसलिए वो लैला से अच्छे से बात भी नहीं करती थी। एक दिन उन दोनों के बीच लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन लैला समझती थी कि उन दोनों की लड़ाई राशिद की वजह से ही हुई है, जो घर में किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता। राशिद लैला से ये भी पूछता है कि उसके और तारिक के बीच में क्या चल रहा था, लेकिन लैला बस यही बोलती है कि वो बस अच्छे दोस्त थे। लैला एक बेटी को जन्म देती है जिससे राशिद बिल्कुल भी खुश नहीं होता और ना ही कभी उस बच्ची को खिलाता। लैला अपनी बेटी का नाम अजीज़ा रखती है। मरियम और लैला दोनों ही राशिद को पसंद नहीं करते थे। एक रात राशिद मरियम को बेल्ट से मार रहा होता है, तब लैला उसका हाथ पकड़ लेती है और मरियम को पिटने से बचाती है। इसके बाद लैला और मरियम में फ्रेंडशिप हो जाती है। मरियम लैला को बताती है कि किन सर्कमस्टांसेस में उसने राशिद से शादी की थी और लैला भी उसे तारिक के बारे में बताती है। लैला राशिद की जेब से थोड़े थोड़े पैसे चुराकर अपने पास जमा कर रही थी क्योंकि वो काबुल से पाकिस्तान भाग जाना चाहती थी। जब उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान भाग जाए, तब वो मरियम को अपने साथ चलने के लिए कहती है। एक दिन ईयर 1994 में जब राशिद अपनी दुकान के लिए निकल गया था, तब लैला और मरियम अजीज़ा को लेकर बस स्टैंड पर जाते हैं, लेकिन बस स्टैंड पर उन्हें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वो अपने पति के बिना घर छोड़कर नहीं जा सकती, चाहे उनका पति उन्हें कितना ही मारता हो। वो कहती हैं कि अगर अब वो वापस घर गई तो उनका पति उन्हें जान से मार देगा, लेकिन पुलिस वाले तब भी उनकी हेल्प नहीं करते और उन्हें वापस घर ले आते हैं। उस रात राशिद लैला और मरियम को बहुत मारता है। वो लैला और अजीज़ा को कमरे में बंद कर देता है और मरियम को घर के बाहर टूल शेड में बंद कर देता है। वो 3 दिन तक उन्हें खाना और पानी नहीं देता। 3 दिन के बाद जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उन्हें बोलता है कि अगर आगे से उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो उन्हें जान से मार देगा। इसके 2 साल बाद 1996 में तालिबान मुजाहिदीन को हराकर अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स भी बना लेते हैं, जिसमें विमेन को रहने में बहुत प्रॉब्लम थी। तालिबान यूनाइटेड नेशंस के मना करने के बावजूद भी बामियान वैली के बुद्धा के स्टोन स्कल्पचर्स को भी गिरा देते हैं, लेकिन राशिद तालिबान के रूल से खुश था क्योंकि इसमें विमेन के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी। कुछ टाइम बाद लैला प्रेग्नेंट हो जाती है और एक लड़के को जन्म देती है। राशिद बहुत खुश होता है और अपने बेटे का नाम जलमाई रखता है। राशिद का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता और उनको पैसों की कमी होने लगती है, लेकिन तब भी राशिद जलमाई के लिए महंगी चीज़ें लाकर उसे बिगाड़ देता है। साथ ही वो लैला से ये भी कहता है कि अजीज़ा, जो उस टाइम 6 साल की थी, उसे भिखारी बना दो। जब लैला मना कर देती है तो राशिद उसे मारता है। इस बार लैला भी राशिद को वापस थप्पड़ मार देती है। राशिद अपनी गन निकालता है और लैला को जान से मारने की धमकी देता है। अफगानिस्तान में अकाल पड़ा होता है और लोगों के पास कुछ खाने को नहीं होता। राशिद की दुकान में आग लग जाती है और उनके घर में पैसे आना बंद हो जाते हैं।
उन्हें अब 3 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन राशिद और मरियम इंटरकॉन्टिनेंटल होटल जाते हैं। उनका प्लान था कि मरियम जलील को फ़ोन करके उससे कुछ पैसे मांगेगी। वहाँ मरियम हैरत के मेयर को कॉल करके कहती है कि उसे जलील से बात करनी है, लेकिन मेयर कहता है कि जलील की बहुत साल पहले डेथ हो गई थी। मरियम 1987 की बात सोचने लग जाती है, जब जलील ब्लू मर्सिडीज में उससे मिलने उसके घर आया था। तब मरियम ने खिड़की का पर्दा हटा के उसे देखा था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला था। जलील ने एक लेटर लिख के मरियम के दरवाजे पर रख दिया था और वहाँ से चला गया था, लेकिन मरियम ने वो लेटर बिना पढ़े ही फाड़ कर फेंक दिया था। राशिद अपनी फैमिली को खाना नहीं खिला पा रहा था, इसलिए लैला अजीज़ा को ऑर्फनेज में छोड़ आती है और कहती है कि वो और मरियम आंट उससे मिलने आते रहेंगे। कुछ दिन बाद जब राशिद घर पर नहीं था, तब तारिक लैला से मिलने आता है, जिसे देख के लैला बहुत सरप्राइज होती है। उस टाइम मरियम को याद आता है कि उसने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में अब्दुल शरीफ को देखा था। वो समझ जाती है कि राशिद ने ही अब्दुल शरीफ को पैसे दिए होंगे घर आकर लैला से ये कहने के लिए कि तारिक मर गया है, ताकि लैला घर छोड़कर ना जाए और राशिद से शादी कर ले। तारिक लैला को बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और वो पाकिस्तान के मुरी शहर में रहता है और वहाँ पर छोटी सी नौकरी करता है। लैला तारिक को उसकी बेटी अजीज़ा के बारे में बताती है। तारिक कहता है कि वो किसी दिन अजीज़ा से मिलने जाएंगे और फिर वो वहाँ से चला जाता है। रात को जब राशिद घर आता है, तब जलमाई राशिद को कहता है कि एक आदमी जिसका सिर्फ एक ही पैर था वो लैला से मिलने आया था और लैला ने उसे अपना चेहरा भी दिखाया। राशिद समझ जाता है कि वो तारिक ही था और अजीज़ा भी तारिक की ही बेटी है। वो गुस्से से पागल हो जाता है और लैला और मरियम को बेल्ट से मारने लग जाता है। फिर वो लैला का गला दबाने लग जाता है। जब मरियम देखती है कि राशिद लैला को जान से मार देना चाहता है, तो वो टूल शेड में से बेलचा लाती है और राशिद के सर पे मार मार के उसे जान से मार डालती है। लैला मरियम से कहती है कि वो दोनों बच्चों को लेकर तारिक के साथ पाकिस्तान भाग जाएंगे, लेकिन मरियम कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो तालिबान उन सबको मार डालेंगे। इसलिए मरियम खुद को तालिबान के हवाले कर देती है। राशिद को मारने के जुर्म में तालिबान मरियम को फांसी दे देते हैं। दूसरी तरफ लैला और तारिक अजीज़ा और जलमाई को लेकर पाकिस्तान आ जाते हैं। वो दोनों शादी कर लेते हैं और साथ रहने लग जाते हैं। ईयर 2002 में अमेरिका तालिबान को हरा देते हैं और हामिद करज़ई को प्रेसिडेंट बना देते हैं। लैला कहती है कि अब अफगानिस्तान में पहले की तरह शांति हो जाएगी और उन्हें वापस काबुल चले जाना चाहिए। काबुल जाने से पहले वो हैरत में भी रुकते हैं। लैला गुलदमन जाती है और उस झोपड़ी में भी जाती है जहां मरियम ने अपनी ज़िंदगी के 15 साल बिताए थे। वो मुल्ला फैजुल्ला के बेटे हमज़ा से भी मिलती है। हमज़ा उसे एक बॉक्स देता है। वो कहता है कि ये बॉक्स जलील मरियम को देना चाहते थे, लेकिन मरियम ने दरवाज़ा नहीं खोला था। होटल आकर लैला बॉक्स खोलती है। उसमें एक VCR टेप और एक लेटर होता है। लैला टीवी में टेप प्ले करती है तो उसमें पिनोकियो मूवी होती है। लैला लेटर पढ़ती है तो उसमें जलील मरियम से माफ़ी मांग रहा होता है कि कैसे उसने इतने साल तक मरियम को खुद से अलग रखा, इसके बावजूद कि वो उसकी बेटी है। जलील मरियम के नाम अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा भी देकर जाता है। लैला लेटर पढ़कर रोने लगती है। फिर लैला और तारिक अजीज़ा और जलमाई के साथ काबुल आ जाते हैं। वो दोनों बच्चों के एडमिशन स्कूल में करवा देते हैं और लैला खुद भी स्कूल में टीचर बन जाती है। कुछ टाइम बाद लैला प्रेग्नेंट हो जाती है। तारिक, अजीज़ा और जलमाई डिस्कस करने लग जाते हैं कि अगर लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम क्या रखेंगे, क्योंकि लैला को पता है कि अगर उसे बेटी हुई तो वो उसका नाम मरियम ही रखेगी।